वो फोकस है एक्सआरपी के ऊपर, कार्डानो के ऊपर और यूएसए के डेप्थ के ऊपर कि कितना ज़्यादा जो उधार है और यूएसए की जो है वो इकॉनमी किस तरह परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यूएसए की इकॉनमी दुनिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी इसमें से एक इकॉनमी है और जो यूएस डॉलर है वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। तो जैसे भी हालात यूएसए की मार्केट के अंदर होते हैं उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया के अंदर पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब यूएसए रिसेशन के अंदर चला गया था तो फिर जो कि तेल की कीमत थी, पेट्रोल की कीमत वो बहुत नीचे आ गई थी। उसकी वजह से फिर जो ममालिक यूएसए को तेल फराहम करते थे, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया या रशिया, वहाँ पर भी जो है फिर वो देखने के अंदर आया कि उनके भी हालात ख़राब हो गए। फिर जो कंपनीज़ यूएसए को चीज़ें एक्सपोर्ट करती थी वहाँ की उनकी एक्सपोर्ट कम होगी तो फिर वहाँ पे भी जो है वो हालात ख़राब हो गए। तो इस तरह जो है वो यूएसए जो है वो पूरी दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी को इम्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिपल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी है वो स्विफ्ट की कॉम्पेटिटर है। स्विफ्ट जो है वो बहुत पुराना सिस्टम है जो कि आपने, अगर आप में से किसी ने पैसे बाहर भेजे होंगे तो आपको पता होगा कि आप स्विफ्ट के थ्रू पैसे भेजते हैं जिसका एक आईबैन नंबर होता है। तो ये जो स्विफ्ट है, जो रिपल टेक्नोलॉजी है, ये स्विफ्ट का जो है वो कॉम्पेटिटर है और इसी वजह से इसको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब सिर्फ एक्सआरपी ही अकेला इस टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और डिफरेंट कंपनीज़ भी हैं, लेकिन वो सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं वो रिपल की ही टेक्नोलॉजी जो ही यूज़ कर रही हैं। और जैसा आपने ये देखा है कि ये हाईलाइट है कि दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज जो उन्होंने रिपल को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया, यानी कि रिपल को उन्होंने क्लियर कर दिया है वहाँ पे जो है रिमिटेंस को हैंडल करने के लिए। और रेमिटेंस की मार्केट जो है वो छोटी मार्केट नहीं है, 190 ट्रिलियन की मार्केट है, यानी कि 190 खरब की मार्केट थी 2023 में। और ये जो है डेली का बनता है तकरीबन 520 बिलियन, यानी कि 520 खरब डॉलर डेली के, जो कि पूरी दुनिया के अंदर रेमिटेंस के थ्रू पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। और रिपल की जो कोर सर्विस है उसको बोलते हैं रिपल पेमेंट डायरेक्ट। इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैंक्स ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो हमें एक्सआरपी टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सआरपी टोकन सिर्फ वाहिद जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए है डिफरेंट बैंक्स को। तो मतलब ये अभी जो एक्सआरपी के ऊपर है ये सिर्फ स्पेकुलेशन है और जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं ये सारे के सारे स्पेकुलेशन है। और स्विफ्ट जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ को टेस्टिंग शुरू करने लगा है नेक्स्ट ईयर। और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोकनाइज एसेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि स्विफ्ट की जो पार्टनरशिप है वो लिंक टोकन के साथ है जिसको चेन लिंक कहते हैं। उनकी CCIP एक प्रोटोकॉल है, उसको ये यूज़ कर रहे हैं। तो आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन चेन लिंक और XRP भी। बट XRP इट इज़ पॉसिबल कि जो है ना 2026 के एंड तक जो है ना वो ये केस जो है वो लंबा चलना शुरू हो जाए। और जो अभी 1 बिलियन ओपन इंटरेस्ट, जो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है जो न्यू ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आ रहे थे, तो वो इस वजह से आ रहे थे क्योंकि रिपल जो है वो एक RLUSD स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। स्टेबल कॉइन एक ऐसा कॉइन होता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा $1 को फॉलो करती है। और उसके अलावा अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर कि जैसे आपको पता है कि SEC ने जो है रिपल को सू किया हुआ है और SEC ने दोबारा जो है वो अब कंप्लेन एक जो जज टोरस ने जो फैसला किया था कि $125 मिलियन जो है वो रिपल को देने हैं, उसके ऊपर जो है वो दोबारा जो SEC जो है वो मार्केट के अंदर कोर्ट के अंदर जो है वो दोबारा चली गई है। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि SEC जो है क्या वो नॉन सिक्योरिटी स्टेटस को भी जो है वो दोबारा उसके ख़िलाफ़ भी अपील करे, क्योंकि अभी जो उन्होंने अपील की है वो उन्होंने 125 मिलियन जो फ़ाइन है उसके ऊपर की है। उनका ख्याल था कि हमें जो है ना वो 2 बिलियन मिलने चाहिए फ़ाइन के अंदर। और यहाँ पर ये टाइमलाइन बता रहा है कि जनवरी के अंदर और प्रॉबली मार्च अप्रैल 2026 तक जो है वो इसका फ़ैसला होगा। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि रिपल जो है वो SEC के अगेंस्ट अपील दायर कर। और यहाँ पर आप देखें कि वो बिटकॉइन कह रहा है कि बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रहा है दोबारा इस साल 2024 के अंदर भी रिगार्डलेस के ये जितनी मर्जी ऊपर नीचे गया। ये देख रहे हैं आपके ये ईयर टू डेट रिटर्न्स जो है वो इसके 49% है और बाकी डिफरेंट सारी की सारी जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो उनका डिफरेंट है। और इन टोटल 4.3 बिलियन डॉलर जो है वो ETFs के अंदर आए हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं जिसे कहते हैं बास्केट ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, 4.3 बिलियन यानी कि तकरीबन 4.5 खरब डॉलर
और ये देख रहे हैं आपके ये आई शेयर्स, ग्रे स्केल, फिडेलिटी, आर्क, बिटवाइज, ग्रे स्केल, वैनक, कॉइन शेयर, इन्वेस्को, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और बेशुमार किस्म के बड़े बड़े जो कि एक इदारे हैं इसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, उन सब की ये ETFs हैं। और ब्लैक रॉक जो है उसने 4.6 टाइम मोर बिटकॉइन इकट्ठे किए हैं एज़ कम्पेयर टू उसके जो कंपेटिटर्स हैं फिडेलिटी, ग्रे स्केल वगैरह। और तो और USA के जो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर अब बिटकॉइन का मुद्दा उठाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत प्रो बिटकॉइन है और जो कामला हारिस है वो प्रो बिटकॉइन नहीं है। और कॉरपोरेट्स जो है वो डबल डाउन कर रही हैं बिटकॉइन के ऊपर। टेस्ला ने, जिस तरह को आपको पता है कि सबसे पहले ख़रीदे थे बिटकॉइन, फिर मैराथन डिजिटल जो है एक माइनिंग कंपनी है, उन्होंने भी जो है 249 मिलियन के बिटकॉइन ख़रीदे हैं। BYN मेलन एक बहुत बड़ा बैंक है, उन्होंने जो है वो SAB 1-to-1 जो है वो फ़ाइल किया है SEC के साथ, जिससे जो है जो कंपनीज जिनके उनके पास अकाउंट है वो क्रिप्टो होल्ड कर सकती हैं। और जो है रियल वर्ल्ड एसेट की आगे से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टोकनाइजेशन जो है वो हो रही है। फॉर एग्जांपल चेन लिंक जो है इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है टोकनाइजेशन के लिए। और रेट कट्स जो हैं वो प्रोबेबली मार्केट्स को और बूस्ट करेंगे। रेट कट से आगे जाके मैंने आपको पहले बताया था कि जॉब का डेटा जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आया, तो इट इज़ पॉसिबल कि जो रेट कट हम लोग 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो हमें जो है क्वार्टर पॉइंट की यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की मिले। यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि US की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है जितनी नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 35 ट्रिलियन जो है वो जो है इनके ऊपर लोन है, यानी कि जो उधार है, क्योंकि ये कमाते 100 रुपये हैं तो खर्चते जो हैं 121 रुपये हैं। तो जो बाकी पैसे हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? वो सारे के सारे पैसे प्रिंट किए जाते हैं। फेडरल रिज़र्व जो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है वो बॉन्ड जारी करता है, और जो वो बॉन्ड्स जो है वो मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो उनको ख़रीदने के लिए भी पैसे देते हैं। फेड ही जो है वो उनको ख़रीदने के लिए पैसे देता है, और फिर उनके जो पैसे आते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो ट्रेजरीज में जमा कराते हैं। तो बेसिकली पेपर जो है ना, पेपर इज़ बैक्ड बाय पेपर। तो ये अब आप लोगों को भी समझ आ रही होगी कि कभी आपने 100 रुपये का जो है वो धनिए की गड्डी नहीं ख़रीदी होगी। 100 रुपये का तो मेरा ख्याल है कि बोरी आ जाती होती थी धनिए की, और आप ख़ुद देख रहे हैं कि अब 100 रुपये की वैल्यू ऐसे रहेगी कि जैसे 2 रुपये होते हैं या 10 रुपये होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि जो कमाई होती है, मतलब अगर 100 रुपये कमाते हैं तो जो मुल्क हैं वो 150-200 रुपये खर्च करते हैं, और बाकी फिर मुल्क से, दूसरे मुल्कों से उधार लेते हैं। और फिर दूसरे मुल्कों से जब उधार लेते हैं तो वो डॉलर के अंदर होता है, तो वो डॉलर का उधार चुकाने के लिए ये अपनी करेंसी प्रिंट करते हैं और फिर डॉलर ख़रीदते हैं, और फिर वो डॉलर ख़रीद करके उनको वापस करते हैं। और जितनी करेंसी ये अपनी प्रिंट करते हैं उतनी जो है वो पैसा ज़्यादा हो जाता है। और कमोडिटीज़ जो मुर्गी जो है वो तो 4 हफ्ते में उसने बढ़ा होना है ना। गंदम की फसल जितना उसको टाइम लगना है उसने उतने टाइम में बढ़ा होना है ना, वो तो नहीं उसको स्पीड अप कर सकते। तो फिर पैसा ज़्यादा हो जाता है और चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं। इस वजह से जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और पैसा अपनी कीमत खो देता है। अगर आप पैसा सेव कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी और बेवकूफ़ी नहीं हो सकती कोई भी, कि उससे बेहतर है कि आप किसी ऐसी चीज़ में डालें जिस तरह के सोना है। लेकिन अगर आप सोना नहीं ले सकते तो फिर आपको डिफरेंट चीज़ों के अंदर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको सामने नज़र आ रहा है। क्या 100 रुपये की कीमत वही है जो आज से 10 साल पहले थी या आज से 5 साल पहले थी? तो इसका मतलब है कि पैसा अपनी कीमत खोता जा रहा है। तो अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप पैसा सेव कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि 1000 रुपये की कीमत इतनी होगी जितनी अभी 100 रुपये की है। और डेट टू जीडीपी रेशो ये देख लें, यानी कि जीडीपी जो होता है ना वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक मुल्क की जो कमाई है वो सारी की सारी जो वो पैसे कमाता है अपनी एक्सपोर्ट्स वगैरह के साथ वो होती है। तो वो कह रहे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर जो है ना वो 121% है, यानी कि अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 121.57% खर्च कर रहे हैं। और जो रिकमेंडेड जोन होती है ना वो अराउंड 77% होती है। और उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 659 बिलियन से 2023 में 870 बिलियन के ऊपर चली गई हैं। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कौन दे रहा है? ये आप लोग ही दे रहे हैं। ये जो टैक्स आपसे लेते हैं ये सारे का सारा ये खाई जा रहे हैं सारे पैसे नहीं तो मुझे बताइए इतनी महंगाई किस तरह हो गई है। और वो कह रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं ना चेंज होगा तो ये 166% चला जाएगा 2054 में। कुछ भी चेंज नहीं होगा तो आज से 30 साल के बाद जो है ना वो ये वाली जो रेशियो है ना 166% हो जाएगी। तो 30 साल के अंदर खुद ही हिसाब लगा लें फिर जो है ना वो 100 रुपये की वैल्यू क्या होगी और क्या हिसाब किताब होगा, या डॉलर कितने का होगा।
क्योंकि अगर ये यूएसए का ये हाल हो रहा है तो भाई जो इस तरह के ममालिक हैं जो कि इनसे भीख भीख तो नहीं मैं कहूँगा, जो इस तरह के जो ममालिक हैं जो इनसे पैसे लेते हैं उधार लेते हैं, उनका क्या हाल होगा। अब देखें फेडरल बजट का जो डेफिसिट था वो 1.7 ट्रिलियन था, और ये 1.9 ट्रिलियन तक जा सकता है। तो डेफिसिट वही होता है कि कमाया इतना है नहीं, और वो कहते हैं ना एक मुहावरा है पंजाबी का कि घर दाने नहीं थे माँ पीन गई है, तो ये हिसाब है इनका। अब उर्दू में मुझे इतना मुझे इस मुहावरे का नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को समझ आ गई वो कमेंट्स में बता दें कि उर्दू में क्या कहेंगे इसको। तो बाकी यही है कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑन द राइज़ है, और क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जब रिसेशन आती है ना, तो रिसेशन का ये मतलब होता है कि जीडीपी जो मुल्क की कमाई है ना वो कम हो जाती है, फिर लोग अपनी नौकरियां जो है ना वो लूज़ कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और कंपनीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है पैसे कमाना। हर बंदा जो है वो कटिंग से अपना पैसे काट रहा होता है कि मैं किसी तरह जो है ना वो पैसे काटूँ, तो इसी तरह जो है फिर वो और ज़्यादा जो है ना वो मसले हो जाते हैं, और न्यू जॉब्स जो मिलना मुश्किल हो जाती हैं। अगर आपको जॉब मिलती भी है तो उसकी तनख्वाह वही पुरानी होती है। महंगाई आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा, अब सैलरी वहीं की वहीं है और महंगाई देखें किधर चली गई है। तो ये बता रहा है कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके अंदर 140 बैरल की कीमत थी पेट्रोल के, और वो 40 पे चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट कर रही थी सऊदी अरेबिया और रशिया, वो भी डाउन चले गए। S&P जो दुनिया की ताकतवर तरीन 500 कंपनीज़ हैं यूएसए की, दुनिया जब कहते हैं ना तो उसका मतलब अमेरिका ही होता है। तो जो है ना वो 24% जो है वो मतलब कि वो उनकी वैल्यू कम हो गई थी, और ये S&P की तो 1-2% वैल्यू कम हो तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं। तो ये 24% वैल्यू इसकी कम हो गई थी। भाई क्या बात कर रहे हो। उसके बाद देखें अब जॉब कट्स की जॉब रिपोर्ट्स की जो मैंने बात की थी, अब वो जो जे पावल है, ये फेड का जो फेडरल रिजर्व है उसका ये चेयरपर्सन है, ये अब जो है ना फैसला करता है कि रेट कितना कट करना है कितना नहीं करना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है जो कि महंगाई की शरह होती है, वो कह रहे हैं कि 0.1% सितंबर में जो है ना वो बढ़ी थी, और ये सबसे छोटा जो है ना जंप है इसका ये पिछले 3 महीनों के अंदर, जो कि वो कह रहे हैं कंपेयर टू ईयर अगो, यानी कि एक साल पहले जो है ना वो 2.3% जो थी ना वो ऊपर थी। तो उसके अलावा कोर सीपीआई जो है ना, कोर सीपीआई ये होती है कि जिसकी इन चीज़ों की प्राइसेस बहुत वोलाटाइल होती है, जिस तरह एनर्जी, फूड, रेंट वगैरह, तो वो निकाल देते हैं, और फिर जो है ना वो जिस तरह के लॉग फंक्शन एक लगाते हैं तो डाटा ज़रा स्मूथ हो जाता है। तो वो कह रहे हैं वो 0.2% अगस्त में से बढ़ी है और 3.2% लास्ट ईयर से जो बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो कह रहे हैं कि अंडर कंट्रोल आ गई। बाकी ये डाटा सारे का सारा कुक्ड होता है। ये जो है ना बस मैं क्या बताऊँ आपको, कोई जो है ना ये सच नहीं बोलते। और बाकी ये एक कार्डानो की न्यूज़ है जी। कार्डानो ने जो है वो सेल्फ सोवरन आइडेंटिटी सपोर्ट जो है ना उसकी वो प्रोवाइड कर दी है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो कि इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स जो है जिस तरह के HTTP वगैरह उसके स्टेटस कोड्स वगैरह, खैर ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। समझ लें कि जो वेबसाइट जो इंटरनेट है ना उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो ये इदारा सेट करता है। तो उसके साथ मिलके जो है इन्होंने वो डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफायर जो है ना वो बनाया है। अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह रेल की पटड़ी देखी होगी, अब रेल की पटड़ी जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है, जो आपके मुल्क आपके के साथ है उनके अंदर सेम होगा उसका जो डायमेंशंस है। वरना इस तरह तो नहीं होगा ना कि कंटेनर लेके रेल जा रही है और फिर अगले मुल्क जा रही है, वो कह रहे हैं चलो जी कंटेनर उतारो दूसरी रेल पे लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो रेल की जो है वो चौड़ाई जो है ना मुख्तलिफ है। तो उसी तरह ये वाले जो है ना ये इंटरनेट के जो है ना स्टैंडर्ड्स ये बनाता है ये वाला इदारा। और ये इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड जो है आइडेंटिफिकेशन का जो सिस्टम इनके साथ जो चलाया है। और आपको पता है कि जिस तरह कि टेस्ला ने, इलॉन मस्क ने जो है वो ट्विटर ख़रीद लिया था, उसका नाम एक्स कर दिया था, और वहाँ पे भी मसले चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा के फेक अकाउंट हैं और इस तरह के स्कैम्स वगैरह हैं। तो वो कह रहा है कि ये वाली जो है ना टेक्नोलॉजी आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें और उससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये टेक्नोलॉजी अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई तो जो है कार्डानो के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं किसी टेक्निकल एनालिसिस के साथ या मोर डेटा के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।